हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बनास रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बाबा बुदान हिल्स को लेकर के। तो बाबा बुदान हिल्स को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारा जो कर्नाटका स्टेट है वहाँ पर बाबा बुदान हिल्स सिचुएटेड है और कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द हिंदू के डिस्कशन में सबसे फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड पैक्ट साइन हुआ, उसी को लेकर के है। लास्ट 7 ईयर्स से ये डिस्कशन चल रहा था और उसके बाद में जो बिगेस्ट जो ट्रेड पैक्ट है उसके ऊपर साइन किए गए। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि जो गल्फ कंट्रीज़ इन स्पेसिफिक अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जो इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया और ये भी बोला कि ये जो नया इनिशिएटिव है वो हमारे रीजनल ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए न्यू रूट्स को ओपन करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेड पैक्ट है वो इंडिया का जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, ना सिर्फ यूएई के साथ में बायलैटरल रिलेशन की अगर हम बात करें लेकिन ग्लोबली लेवल पर अगर हम बात करें तो इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो एग्रीमेंट है उसमें टारगेट रखा गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा जो ट्रेड है $60 बिलियन से उसको इंक्रीज करके $100 बिलियन तक उसमें लाया जाएगा। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ उसमें अबू धाबी की जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने भी वर्चुअली पार्टिसिपेट किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को उनका थैंक किया कि जो एग्रीमेंट है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि यूएई के लिए हमारे इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि यूएई जो कंट्री है वो इंडिया की जो निश्चितता है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ तक काफ़ी इजीली रीच बना पाएगा। यूएई कंट्री के मैप को अगर हम व्यू करें तो आप हमारा जो वेस्ट एशिया या फिर जो मिडिल ईस्ट है उसके मैप को व्यू करोगे तो यहाँ पर यूएई कंट्री सिचुएटेड है। इसकी जो बॉर्डर एरियाज़ है वो सऊदी अरेबिया एंड ओमान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएटेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक चौक पॉइंट के रूप में सिचुएटेड है। चौक पॉइंट होते क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट अगर उनको हम ब्लॉक करते तो ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़े, अदर जो एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो इस तरीके के चौक पॉइंट्स के रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंडप स्ट्रेट, स्वेज कैनाल, मलक्का स्ट्रेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने मैप में व्यू किया। अब देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यूएई से पास होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लेकर के मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से एरिया से, कौन कौन से वाटर बॉडीज से ये जो लाइन है वो पास होती है। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से एरिया से पास होती है इसको आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर कॉमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो यहाँ पर रिलेटेड है कि CAA, सभी को पता है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उसके तहत जब प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के दौरान जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने अपने रिफंड को, अपने डैमेजेस को, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो भी एसेट्स थी उनको नुकसान पहुंचा, तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए जो भी पर्सन इसमें अक्यूज थे उन्होंने उनको डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम से उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक तरीके से एक्वायर कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई आपने जो रिफंड गेन करने के लिए जो एसेट्स को सीज किया था उसको आप रिटर्न कर दीजिए। ओके, क्योंकि बात यहाँ पर आती है कि जब यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ओरली इस बात को ये बोला था कोर्ट में कि लगभग जितनी भी जो एसेट्स जिसको रिकवर किया गया है स्टेट के द्वारा वो लगभग करोड़ों की एसेट्स है, तो इसको अब दोबारा से रिफंड करने का या फिर दोबारा से रिटर्न करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। बात आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। इसको अगर हम डिस्कस करें तो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमारा जो मेंस का जो पार्ट है, टॉपिक जो है जीएस पेपर 2, उससे काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है।
अगर हम बात करें तो है क्या ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंड करने की बात करता है। इसमें क्या किया जाएगा कि आपको पता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है कि किस किस तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप को गेन कर सकते हो। वो सारे तरीके इसमें बताए गए हैं कि बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी इनटू इंडिया, ये सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ें लाई गई कि इसमें क्या होगा कि हमारे एरिया में जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उसमें जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में 6 कैटेगरी को उन्होंने रखा, 6 कम्युनिटी को, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन। ये लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी में आते हैं उनको इंडिया में क्या दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। ओके इसमें एक डेट डिसाइड की गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इन कम्युनिटीज़ के जो भी लोग इंडिया में आए हैं उन सभी को इलीगल इमाइग्रेंट्स के रूप में नहीं माना जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। एक्सेप्शन क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए कि ये जो एक्ट है वो हमारे शेड्यूल 6 के अंडर कुछ एरिया आता है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय जो हमारे स्टेट है उनका, वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। इसके अलावा इनर लिमिट नोटिफाइड जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 एक्ट के अंदर इस एरिया को भी इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। अब ये जो CAA है, हमने ये देखा न्यूज़ जब डिस्कस की कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर एंट्री दी जा रही थी इंडिया में कि ये जो रिलीजन है इनको तो अगर ये इंडिया में आए हैं तो ये माइनॉरिटी में है, उनको वहाँ पर कुछ परेशानी होती होगी, इसलिए इंडिया में माइग्रेट होकर के आए हैं तो इनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। तो इसको लेकर के कि आपने रिलीजन को एक बेसिक बनाया है और इससे क्या होता है कि एक सोसाइटी में आप एक डिस्क्रिमिनेशन, एक तरीके से आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहे हो और ये काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसानदायक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है उसको वायलेट करता है ये एक्ट, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर 2008 में अहमदाबाद में सीरियर ब्लास्ट होते हैं, उसी को लेकर के जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया था और उस स्पेशल कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डिक्लेयर किया है और 38 जो लोग हैं उनको डेथ पेनल्टी इसमें अवॉर्ड की है। इसके अलावा कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 11 जो अदर्स हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो दी गई है कि अनटिल दैट जो है वो आप जेल में ही रहोगे। तो लगभग यहाँ पर अगर हम देखें 2008 में जब ये अटैक हुए थे तब 200 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे और 56% जो है उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो भी कन्विक्ट्स हैं उनको बोला गया है कि ये इंडियन मुजाहिदीन जो एक टेररिज्म ग्रुप है उसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, सिमी ग्रुप जो है, ओके, जो बैंड ग्रुप है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर्स हैं। तो ऐसा बोला गया है कि इससे पहले राजीव गांधी, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जब डेथ हुई थी तो उस टाइम उससे पहले 26 कन्विक्ट्स को, मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ सजा हुई है। इससे पहले राजीव गांधी जो केस, असैसिनेशन जो केस था, उसमें 26 कन्विक्ट्स को इस तरीके से जो पनिशमेंट है वो दी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, आप सभी को पता है, ब्राज़ील। ब्राज़ील में 2016 में ओलंपिक भी हुए थे, इसलिए आपको याद ही होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पर ब्राज़ील को 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ब्राज़ील ने गेन कर ली है। 200 साल कंप्लीट हो गए हैं उनको उनकी आज़ादी की। तो ब्राज़ील की जो एम्बेसी है हमारे इंडिया में, उन्होंने एक तरीके से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है और इस एग्जीबिशन में वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 200 ईयर्स में जो ब्राज़ील है वो कहाँ पर स्टैंड करता है और उन्होंने हमारी कंट्री के लिए, कि कंट्री ने वर्ल्ड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उसके सभी को इस एग्जीबिशन में शो किया गया है। ब्राज़ील का जो मैप है उसको हम व्यू कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है यहाँ पर जो अमेज़न रिवर है वो फ्लो होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्राज़ील से 2 इम्पोर्टेंट लाइन, इक्वेटर और यहाँ पर साउथ में अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों पास होती हैं। ओके, तो आप सभी को पता है कि अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो 3 इम्पोर्टेंट लाइन उससे पास होती हैं और जो ब्राज़ील कंट्री है उससे 2 इम्पोर्टेंट लाइन पास होती हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर जो न्यूज़ है वह सबसे पहले तो रिवर जो डिस्प्यूट है उनको लेकर के डिस्कशन किया गया है कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे कि गोदावरी और कावेरी की जो रिवर है, गोदावरी का जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर है उसको कावेरी में शिफ्ट किया जाए ताकि जो तमिलनाडु यहाँ पर जो इशू है उन सभी को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इंटरलिंकिंग को लेकर के। लेकिन जो तेलंगाना जो स्टेट है उन्होंने, अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस एरिया को वाटर की अवेलेबिलिटी होगी किसको नहीं होगी, तो तेलंगाना ने यहाँ पर रिटेरिएट किया है। उन्होंने ये बोला है कि आप जो इंटरलिंकिंग करने की कोशिश कर रहे हो इसकी वजह से जो वाटर एक्सेस वाटर की, आप ये यही तो चाह रहे हो ना कि जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम अवेलेबिलिटी करवाई जाए अदर एरियाज़ में। लेकिन इससे क्या होगा, जो सरप्लस वाटर है अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जाता है, अगर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा या फिर कावेरी से ट्रांसफ़र होगा तो इससे डिस्प्यूट क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारी जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनके मैप को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए गोदावरी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, इसके बाद में कृष्णा रिवर और ये जो है कावेरी रिवर लगभग वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन होता है, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न घाट तक ये फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को एक तरीके से डिस्पोज करती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्टेट्स के साथ में डिस्कशन करके एक मीडिएशन का रोल प्ले करने की कोशिश की गई है, ताकि टॉप कोर्ट ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को ये बोला है कि इस इश्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर भी वाटर की कमी है, वाटर की स्केर्सिटी है, वहाँ पर इस तरीके के वाटर डिस्प्यूट आपको हर एरिया में देखने को मिलेंगे। और हमारे इंडिया में हर जो रिवर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के थ्रू फ्लो होती है, तो उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी किस स्टेट को कितनी हो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है आर्टिकल 262 के अंडर कि वो जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कर्नाटका में जो हिजाब को लेकर के डिस्कशन चल रहा है कोर्ट में, तो कर्नाटका के जो अटर्नी जनरल है एडवोकेट जनरल जो हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि हिजाब को कैरी करना, हिजाब को वियर करना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, उनका पार्ट नहीं है हिजाब को वियर करना। अब इसमें क्या रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर फर्स्ट जो आर्टिकल है, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया की एक कंपनी जो पाकिस्तानी जो उसका मतलब पाकिस्तान में जो उसकी ऑफिस थी वहाँ से एक ट्वीट होता है और जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया को लेकर के एक टारगेट किया जाता है, पीओके वाले एरिया को लेकर के। लिबरेशन डे था पीओके का और उस लिबरेशन डे पर कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्वीट हैं वो किए जाते हैं, तो इंडिया ने फटाफट क्या किया, साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं उनको टारगेट किया कि हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उनमें हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले कल ही हमने डिस्कस किया कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्कशन किया, वहाँ के पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था कि किस तरीके से टाइम के साथ में जो भी वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल दे दिया इंडिया का और इसके अलावा बात कर दी इजराइल की। इंडिया के लिए उन्होंने बोला कि उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग जो उनके लीडर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईली थी। उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट गेन करवाने में हेल्प की थी, मेहनत की थी, इसीलिए उन्होंने जो भी ट्रांसपेरेंसी को या फिर जो भी बेसिक जो फीचर्स है उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम किया था। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो नेहरू जी की यहाँ पर प्रेज की गई थी। ओके, दूसरी बात उन्होंने बोली कि अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया के हाफ मेंबर्स, लगभग वहाँ की पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से हाफ के ऊपर कोई ना कोई क्राइम जो है वो लगा हुआ है, कोई ना कोई केस उनके ऊपर चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी बात बोली कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस तरीके के जो केसेस जो होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। ओके, अब यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है कि उनके जो भी एम्बेसडर है उनको एक तरीके से कुछ समन किया है, उनको क्वेश्चन आंसर किए हैं, उनको बोला है कि इस तरीके से हमारे जो भी आप हमारे जो बेसिक फाउंडेशन है उनके ऊपर टारगेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि इंडिया को अपने जो भी रिलेशंस यहाँ पर मेंटेन करने हैं, ओके, उनमें इतनी जल्दबाजी करके इस तरीके के जो
आंसर्स देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ का भी नाम लिया गया है लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिजल्ट जो है, कोई भी आंसर जो है वो अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, इंडिया भी तो अपने जो रीजनल एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में, उनमें जब कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो हम अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो इंडिया बार बार ये क्यों बोलता है कि हमारे जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं उनको सहन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोशिश करे, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपके बायलैटरल रिलेशंस है वो भी इफेक्ट होते हैं। और सिंगापुर के साथ में हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस हैं। अगर हम पॉलिटिकली लीडरशिप बेसिस पर देखें तो वहाँ पर भी अच्छे रिलेशंस हैं और बायलैटरल दोनों कंट्रीज़ के बीच में बेहतरीन रिलेशंस हैं। ओके, तो इस तरीके के कोई भी स्टेटमेंट के बाद में इंडिया को जो है वो इतना जल्दी से अपना तरफ से आंसर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमने ये देखा है कि यहाँ पर इजराइल और अदर कंट्रीज़ का नेम लिया गया है, यूके का नेम लिया गया है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, इसमें कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया था 75 रिजर्वेशन को लेकर के, उस पर स्टे लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट हाई कोर्ट है उसे क्वेश्चन किया है कि आप एक 1 मंथ के अंदर हमें ये बताइए कि कौन कौन से जो रीजन्स है आपने उसको बेसिस बनाया और उसके बेसिस पर ये आपने जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो स्टे है वो इम्प्लीमेंट किया। आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिला, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया। तो स्टेट की एक तरीके से जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पर 75% जो रिजर्वेशन देने की कोशिश की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ पर जो भी यूथ है उन सभी को हम क्या कर सके, जॉब अवेलेबिलिटी करवा सके। इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो आंध्र प्रदेश और झारखंड जो स्टेट है वहाँ पर भी इस तरीके के बिल पास किए जा चुके हैं। और तमिलनाडु में जो डीएमके गवर्नमेंट है उन्होंने इलेक्शन के टाइम में ये वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम इस तरीके का बिल लेकर के आएंगे और एक तरीके से जो हमारे लोकल रेजिडेंट होंगे डोमिसाइल बेसिस पर हम उनको रिजर्वेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ की जो भी प्राइवेट जॉब है उनको 75% तक जितना भी उनका रिजर्वेशन होगा उतनी सीट जो है उनके लिए फिक्स की जाएंगी। अब यहाँ पर आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि देखो, ये तो स्टेट्स की जिम्मेदारी है, इसलिए इसको स्टेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री जो है उनकी अपनी तरफ से इश्यूज है कि आपने 75% जॉब को सिक्योर कर दिया, लेकिन मान लो कि हमें कुछ स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है लेकिन वहाँ के लोग स्किल्ड नहीं है। इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान होगा। दूसरा, आपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट है उसमें आप इस तरीके के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन आपने ये जो डोमिसाइल बेसिस पर जो रिजर्वेशन देने की कोशिश की है, इससे इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। मतलब आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंक्रोच कर रहे हो, उनको थ्रेट कर रहे हो, उनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि हर स्टेट में देखो किस स्टेट में कितनी जॉब अवेलेबिलिटी है, ये अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग नंबर्स है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब वो लोग तो दूसरे स्टेट में जाएंगे ही जॉब करने के लिए। इससे तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से बार कर रहे हो, एक तरीके से हर्डल क्रिएट कर रहे हो। और जो भी आप बोलते हो ना कि फ्री मूवमेंट है लोगों को राइट दिया हुआ है, उसके आप रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की जो आपने एक तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में सिक्योर कर रखा है कि एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट में आप तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो इस तरीके से। इसके अलावा आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, हमारे इंडिया में अर्बन और रूरल एरियाज़ में काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटीज़ है, अगर हम उसको अच्छे से सोल्व कर ले। इसके अलावा जो एडवांस स्टेट और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनके बीच में जो इश्यूज हैं उनको अगर हम सोल्व कर ले तो इस तरीके की जो रिजर्वेशन है उनको आपको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है सभी को पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उन्होंने कुछ नई रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने ये बोला है कि हायर एजुकेशन का जो हमारा सीन है उसको हमें चेंज करना है। इसके अलावा
जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को अपना एक अकाउंट बनाना होगा और उसमें जो भी उनकी प्रेजेंट टाइम में जो डिग्रीज चल रही है उन सभी को वहाँ पर स्टोर करना होगा, राइट डाउन करना होगा, एक तरीके से इंसर्ट करना होगा। इसमें ये बोला गया है कि अभी ABC कुछ नया क्राइटेरिया बोला गया है कि स्टूडेंट अगर चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, मान लो एक इस कॉलेज से वो कुछ कंप्लीट कर रहा है लेकिन उस कॉलेज में कुछ सेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो दूसरे कॉलेज में उस सेक्टर को लेकर के एडमिशन ले सकता है। ओके, कुछ सेक्टर जो है वो दूसरे कॉलेज में भी अच्छा नहीं है तो किसी थर्ड कॉलेज में जो है वो उसके लिए एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि NAAC जो है उसके तहत जो ग्रेड दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे A++ ग्रेड दी जाती है, A+ ग्रेड दी जाती है, B ग्रेड दी जाती है, उस ग्रेड के बेसिस पर जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्हीं में ये, ऐसा नहीं है सभी कॉलेज में इसको अवेल करवा दिया गया है, जो यूनिवर्सिटीज़ को जो ग्रेड दी गई है उसके बेसिस पर ये जो डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ये उसके बेसिस पर होगा। अब यहाँ पर इशू ये है कि आप बोल रहे हो कि अदर यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है दूसरे में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पर इशू ये क्रिएट किया गया है कि देखो IIT में 100 सीट फिक्स हैं, तो मान लो बाहर से 500 स्टूडेंट्स ने किसी एजुकेशन के लिए, किसी पार्ट के लिए, किसी स्किल के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। भाई 500 बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए कि उनको सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, भले ही उनको लिए ऑनलाइन एजुकेशन है लेकिन उसके लिए भी तो आपको टीचर्स, प्रोफेसर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हम आइडियाज़ तो हम अच्छे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन उनमें क्या क्या लैक हो सकता है वो सब कुछ हमें अभी डिस्कस करना होगा ताकि इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की तरफ से जो स्टैंड आया उसका रशिया ने वेलकम किया है। इंडिया ने ये बोला कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट है, इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक डायलॉग जो है उसके थ्रू आप रशिया और यूक्रेन का जो इशू है उसको आप सोल्व कर सकते हो, और इसको रशिया ने वेलकम किया है कि इंडिया ने एक बेहतरीन तरीके से बैलेंस बनाते हुए दोनों तरफ से अपने जो भी स्टैंड है उसको मेंटेन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 रेलवे लाइंस का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इसमें जब उन्होंने स्पीच दिया तो इम्पोर्टेंट बात ये बोली कि जल्दी ही हम चाहते हैं कि अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रेन है वो हमारी प्रायोरिटी है और उसको हम जल्द से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर के अभी एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि जो हाइड्रोजन पॉलिसी में हमने टारगेट लिया है कि यहाँ पर देखिए 5 मिलियन टन जो है वो हमने टारगेट लिया है कि हम इसमें प्रोडक्शन टारगेट हमने सेट कर दिया है। तो एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि हाइड्रोजन पॉलिसी के लिए आपको मोर इंसेंटिव्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो थर्सडे को ही पावर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का हमें मैन्युफैक्चरर्स जो है वो किस तरीके से हम रिन्यूएबल पावर को एक्सचेंज करेंगे और ये सारी चीज़ें हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन अगर हमें करना है तो उसमें जो भी चार्जेस लगेंगे उनको 25 ईयर्स के लिए वेव्ड किया गया है। इसके अलावा जो अनकंज्यूम्ड रिन्यूएबल पावर है उसके लिए कैन ऑल्सो बैंक अनकंज्यूम्ड रिन्यूएबल पावर अप टू 30 डेज विद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इनके साथ में शेयर किया जा सकता है, यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। ये कुछ पॉलिसी है। हाइड्रोजन और अमोनिया की अगर हम बात करें तो उसको स्टीम रिफॉर्मेशन के थ्रू मोस्टली उसको प्रोड्यूस किया जाता है विद नेचुरल गैस एंड सम टाइप बाई इलेक्ट्रोलाइसिस विच इज स्प्लिटिंग water with electricity yielding hydrogen and oxygen. The power to execute both of these methods is sourced from hydrocarbons or natural gas. Green hydrogen results when the electricity is produced from a non-fossil fuels source. जब इसको ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू, तो ये इस तरीके से क्या होता है कि दिस इज करंटली अनइकोनॉमिकल एंड द न्यू पॉलिसी एम्स टू मेक दिस मोर वाइबल। सेंटर ने टारगेट लिया है कि 2030 तक 5 मिलियन टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का हम प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो
ओनली एमिट्स वाटर एज ए रेजिड्यू व्हेन बर्न, जब इसको जलाया जाता है तो सिर्फ वाटर जो है वो एक रेजिड्यू के रूप में इसमें निकलता है। और पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट, फॉसिल फ्यूल को आपको रिप्लेस करना है तो उसके पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो वर्क करता है। ग्रिड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी कि जहाँ से भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप अदर स्टेट्स को भी इसको सेंड कर सकोगे। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ देखिए, लिजार्ड की 2 नई स्पीसीज हमें मिली हैं और इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनका जो ओरिजिन है, जहाँ पर उनको पता किया गया है कि इस एरिया में मिली है, उसी के बेसिस पर उनका जो नेम है उनको टैग किया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।